बच्चों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के टॉपिक में मैं कक्षा 10 का साइंस का लेक्चर लाया हूँ। कक्षा 10 एनसीईआरटी साइंस। इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अध्याय 1। और इसकी इंग्लिश की वीडियो मैं बना चुका हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। और यहाँ पे मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ये हिंदी में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी हिंदी में मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। तो बच्चों सब लोग ध्यान से समझेंगे और इस चैप्टर की एक एक बारीकी को हम समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो सिलेबस है इसका, यानी इसके कंटेंट को अगर हम लाइन बाय लाइन समझ लेंगे, इसके रिएक्शंस को याद कर लेंगे और इसकी दी गई सारे अभ्यास प्रश्नों को अगर हम कर लेंगे तो हम बोर्ड के सभी प्रश्नों को कर पाएंगे अच्छे से। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये है, चूँकि यूपी बोर्ड का सिलेबस भी अब एनसीईआरटी पैटर्न पे हो गया है, तो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सभी के हिंदी मीडियम के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे अध्याय 1 को। मैं इसको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभिक्रियाएं मतलब कि रिएक्शंस और समीकरण मतलब इक्वेशंस, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो चलिए इसको एक बार रीड करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला, ठीक है, तवा अथवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, यानी फर्मेंटेशन। भोजन पकाया जाता है और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं में हमें क्या दिखाई देता है? इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। यानी जब भी अगर गर्मियों के मौसम में दूध को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा, यानी कि उसकी पहचान और प्रकृति बदल जाएगी। दूध की पहचान और प्रकृति अलग है और फटने के बाद उसकी पहचान और प्रकृति अलग होगी। लोहे का तवा, तसला, कील आदि को अगर वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि उस पर जंग लग जाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है कि जब लोहे को खुला क्या कहते हैं, खुला वातावरण में रखते हैं तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक लेयर जम जाती है। इसको हम कहते हैं जंग लगना, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। यानी जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं क्या हुआ है, एक रासायनिक ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी हम कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके लिए एक हम क्रियाकलाप ले रहे हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप हमारा है एक्टिविटी 1.1। सावधानी क्या है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। यानी जब भी इस क्रियाकलाप को करेंगे तो बच्चे अपनी आंखों पर एक चश्मा पहन लें और ये शिक्षक के सहयोग में ही इस क्रियाकलाप को करना है, यानी शिक्षक की उपस्थिति में। क्लियर है? क्या है क्रियाकलाप? इसकी यहाँ पे इमेज भी दिखाई दे रही है, ठीक है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। यानी कि हमें मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको सैंड पेपर यानी कि रेगमाल से इसको रगड़ के साफ करना है। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका जो है इसको उसे गर्म करना है, जलाना है, दहन करिए। इससे बनी राख को यानी जो राख निकल रही है वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है, ठीक है।
यहाँ पे ये स्प्रिट लैंप है और चिमटे से पकड़ करके हमने मैग्नीशियम रिबन को क्या किया है, गरम किया है। तो गरम करने पर हमें क्या मिल रही है, एक राख मिल रही है। और ये राख किसकी है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। और अपने क्या परीक्षण किया, यानी आपको क्या दिखाई दिया। जब हम मैग्नीशियम को जला रहे थे तो ये आँखों से हमें दूर रखना है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, एक लाइटिंग के साथ, यानी एक लाइट चमक के साथ जलती है। और ये चमक आपकी आंखों को प्रभावित ना करे, इसलिए हमें इसको अपनी आंखों से दूर रखना है। तो बच्चों आगे देखेंगे, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। यानी जब हमने ये एक्टिविटी की तो जो मैग्नीशियम है वो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ, यानी मैग्नीशियम चमकदार लौ के साथ जली। क्लियर है। और यह श्वेत चूर्ण यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। किसका चूर्ण है भाई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। ठीक है, जलने पे जो हमें राख मिली है वो राख किसकी है, मैग्नीशियम की है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यह क्यों बना है, क्योंकि ऑक्सीजन की मैग्नीशियम को जब जलाया गया तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला और उसके बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे क्रियाकलाप 1.3 देखेंगे। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या करना है, एक शंक्वाकार फ्लास्क और परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है और इस डायग्राम में ठीक है, इसमें ये शंक्वाकार, इसमें क्या लेना है, हमें कुछ दानेदार जिंक लेना है फ्लास्क में। इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दीजिए, यानी डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में इसमें हमको मिला देना है। ठीक है, सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता है, यानी जब हम एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे और उसमें दानेदार जिंक डालेंगे, यानी जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे, इसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे। ठीक है, फ्लास्क में जिंक के टुकड़े डाले हैं और उसके बाद इसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। या फिर इसके अलावा हम इसमें क्या डाल सकते हैं, HCl डाल सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें डालेंगे। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ दिखाई देता है, इसके पास कुछ रिएक्शन होगी, कुछ हमें दिखाई देगा। ठीक है, कुछ दिखाई देता है। शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली को स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने पे क्या दिखाई देता है, क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, इसके तापमान में क्या कोई परिवर्तन दिखाई देता है। ये जब एक्टिविटी हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एक यहाँ पे क्रियाकलाप 1.2 भी लिखा हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट यानी लेड को लीजिए और इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए और इसमें देखिए क्या होता है। ये भी एक क्रियाकलाप है। तो ये क्रियाकलाप यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकता है, ये एक्टिविटी लैब में होगी। तो यहाँ पे मैं बस आपको समझा सकता हूँ कि एक फ्लास्क में जो है एक फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क लिया गया है। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क मतलब शंक्वाकार फ्लास्क लिया गया है और उसमें क्या डाले गए हैं, उसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाले गए हैं और फिर उसमें HCl फिर H2SO4 डाला गया है। तो इसमें कुछ रिएक्शन हुई होगी। तो इसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हमें इन सभी क्रियाकलापों से पता चलता है कि जब हमने ये अभिक्रियाएँ की तो क्या हुआ, उसके अवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसके रंग में परिवर्तन हुआ। तो कुछ अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा बच्चों, और हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन हुआ हो या फिर हो सकता है रंग में परिवर्तन हुआ हो या गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हुआ हो या तापमान में परिवर्तन हुआ हो। ये एक्टिविटी करने पे हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दी होंगी। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास
गैस का निकास अथवा उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन। यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होगा। यानी जब भी रिएक्शन होगी तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है या फिर गैस निकल सकती है, ठीक है, या तापमान में परिवर्तन हुआ होगा, यानी तापमान में परिवर्तन हो सकता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में इस रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रतीकात्मक निरूपण क्या है वो भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है। ओके, यहाँ पे दूसरा कलर ले रहे हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण क्या कहता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। इस शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम होगा। यानी कि जब हमने यहाँ पे रिएक्शन की है यहाँ पे, तो जो अभी क्रियाकलाप 1.1 में हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम लिया था और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको हमने दहन करने की बात है। जब भी हम दहन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि दहन तभी हो सकता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज़ जल सकती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, ये अभिकारक कहलाएंगे, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपकी सारी स्टडी इंग्लिश में हो जाएगी। अब क्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। ओके, क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट है? आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है बच्चों कि शब्द समीकरण में अभिक्रियाओं के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर के निशान लगाकर दर्शाया जाता है और अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह का लगाकर उनके बाईं ओर LHS लिखा जाता है और इस प्रकार उत्पादों के बीच चिन्ह लगाकर RHS लिखा जाता है और तीर का सिर उत्पाद की ओर अभिक्रिया की दिशा में दर्शाया जाता है। तो ये इन्होंने बताया कि रासायनिक समीकरण लिखना बताया है कि रासायनिक समीकरण क्या होगा कि एक तरफ आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक तरफ राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था हमने, तो ये Mg हो गया और उसको O2 के प्रेजेंट में हमने इसको गर्म किया या इसको हमने जलाया मैग्नीशियम रिबन को, तो ये दोनों क्या कहलाएं, ये दोनों अभिकारक कहलाएं। इन अभिकारक को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं प्लस साइन द्वारा, और एरो से जो आपका MgO बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, उत्पाद है। और ये उत्पाद किधर बन रहा है, राइट हैंड साइड में। किधर बन रहा है बच्चों, राइट हैंड साइड में। तो ये है RHS, ठीक है। तो इस तरह हम एक रासायनिक समीकरण को लिखते हैं और दोनों के बीच में एक एरो लगाते हैं। फिर रासायनिक समीकरण लिखना, वही चीज़ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर रासायनिक समीकरण का, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों एक आपको रिएक्शन दिख रही है, जिंक और H2SO4, यानी जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये भी एक क्या है, एक ये रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसको लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि इनको रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो क्या होता है, दोनों तरफ में जो तत्व हैं उन तत्वों का मास क्या होता है, बराबर होता है। यानी यहाँ पे मास संरक्षण का नियम लगता है, ठीक है।
कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जितने तत्व लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही तत्व राइट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। यानी जिंक अगर एक इधर है तो जिंक इधर भी एक होगा। अगर हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है बच्चों, हाइड्रोजन इधर अगर 2 है, अगर हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ओके, अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन भी 2 होना चाहिए। इधर सल्फ़र 1 है तो इधर सल्फ़र 1 होना चाहिए, इधर ऑक्सीजन 1 है तो इधर ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। यानी दोनों तरफ क्या होना चाहिए आपका, सेम तत्व होने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे यहाँ पे रिएक्शन लिया गया है और इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का आपको मैंने नियम बता दिया कि दोनों तरफ समान तत्व होने चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगेगा। अगर इधर एक आयरन है तो इधर भी आयरन, जैसे कि ये रिएक्शन लिखी है संतुलित नहीं है, ये संतुलित नहीं है, ये रिएक्शन संतुलित नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो बैलेंस करके यहाँ पे बताया गया, और इसको बैलेंस करने का होता है तुक्का लगाना, ठीक है। अनुमान विधि, क्या बोलते हैं इसको, अनुमान विधि से हम इसको बैलेंस करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी मैं इसको बता दूंगा, यहाँ ये सब बताने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक चीज़ बताइएगी कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लगाते हैं। हमें दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके हमें दोनों तरफ क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स को या तरीक़ों को यहाँ पे फॉलो करते हुए आपको एक्सप्लेन करती है, वो बात की बात है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सीधे हम आ जाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। तो यहाँ पे समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं, क्या अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं को आपसी आबंध के टूटने जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि जब भी आपसी आबंध टूटेंगे जुड़ेंगे, यानी कि बॉन्ड टूटने और जुड़ने की वजह से नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए उत्पाद बनते हैं। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में अध्याय 3 और 4 में हम अध्ययन करेंगे। यानी हम बॉन्ड्स के बारे में चैप्टर 3 और चैप्टर 4, अध्याय 3 और 4 में हम जानेंगे। यहाँ पे पहली टाइप की अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं साथियों? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। बीकर में क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना, ठीक है। एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए, ठीक है, इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को इस पर कीजिए, क्या दिखाई देता है, इसमें ताप में कोई परिवर्तन हुआ। यानी कि हमें एक बीकर लेना और उसके अंदर क्या डालना है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डालना है, ठीक है, और फिर उसमें हमें क्या डालना है, जल डालना है, उसमें हमें जल डालना है। क्या देखता है, क्या इसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, यहाँ पे इसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जब हम बीकर को हाथ लगाते हैं तो बीकर हमें गर्म दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन हुई है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है बच्चों, वही यहाँ पे देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी जब हमने क्विक लाइम लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, और कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने जल डाला तो क्या हुआ भाई, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ। बिना बुझा हुआ चूना किस में कन्वर्ट हो गया, बुझा हुआ चूना में। यानी कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों किस में कन्वर्ट हो गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या निकली, एक एनर्जी निकली, यहाँ पे एक एनर्जी निकली। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुई है वो कैसी हुई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। यहाँ पे दो और दो से ज़्यादा तत्व या दो या दो से ज़्यादा
सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी जब भी कोई रिएक्शन होगी और रिएक्शन के साथ साथ एक एनर्जी मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया करते हैं। तो साथियों यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है, संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन लिखी है। ऐसी अभिक्रिया, यहाँ से इसको नोट डाउन करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, ठीक है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी जो ये अभिक्रिया दी गई है इसमें बुझे हुए चूने की विलयन का उपयोग करके दीवार की सफ़ेदी यानी कि पुताई के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर की रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे इसमें यह बताया गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, दीवार पे पोत देते हैं, और दीवार में पोतने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण में उपस्थित है, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और चूँकि ये संगमरमर का एक रासायनिक सूत्र है, इसका भाई ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, CaCO3। यानी जो वो चमक दिखती है पुताई करने के बाद वो एकदम आपको सटल्ड और अच्छी चमक दिखाई देती है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप दीवार में लगा देंगे चूना, तो शुरुआत में तो उसकी चमक नहीं होगी, लेकिन 1-2 दिन बाद आपको उसमें चमक दिखाई देगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों को भी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। कोयले का दहन, जैसे यहाँ पे कोयला और ऑक्सीजन को जब दहन किया गया तो क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे क्या बना, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अन्य यहाँ पे देखेंगे जैसे H2 और Y2 यानी जल और ऑक्सीजन को किया गया, तो यहाँ पे ये भी क्या रिएक्शन हुई, संयोजन रिएक्शन हो गई। ये भी क्या है, एक संयोजन रिएक्शन है। और इसी तरह सरल शब्दों में हम यहाँ पे देखेंगे क्या है भाई, कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये किसकी डिफिनेशन हो गई बच्चों, ये हो गई संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन। क्लियर है। क्रियाकलाप 1.4 में हम यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, इससे अभिक्रिया के कारण मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, तो वही यहाँ पे क्लियर किया गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि जब उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जब दहन किया गया, प्राकृतिक गैस क्या होता है, CH4 प्राकृतिक गैस है, इसका जब हमने दहन किया तो हमें क्या मिला, CO2 मिला और H2O मिला, और साथ में यहाँ पे ऊर्जा निकली। यानी यहाँ पे भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथियों ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके,
हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल है, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। ठीक है, यानी बच्चों यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब भी कोई हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है तो जितने भी जानवर हैं, यानी कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। और भोजन को ग्रहण करने पर इसका भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और पाचन क्रिया के फलस्वरूप साथियों यहाँ पे बताया गया कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनता है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेस्पायरेशन की अभिक्रिया होगी। यानी कि ग्लूकोज कब टूटेगा, जब रेस्पायरेशन की अभिक्रिया होगी। यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एक ऊर्जा दे रहा है। यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ टूटेगा तभी एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, तभी एनर्जी मिलेगी। यानी डाइजेशन के बाद तो हमें ग्लूकोज मिला है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा बना देता है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया। और श्वसन अभिक्रिया भी क्या है, ये कैसी अभिक्रिया है साथियों, तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या इसको बोलें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ऊर्जा निकल रही है। क्लियर है। शाक सब्जियों विघटित होकर कंपोज, ये भी ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। दी गई अभिक्रिया जिसमें एकल निर्माण उत्पन्न होता है। तो साथियों यहाँ पे मैंने आपको एक प्रकार की अभिक्रिया बनाई है, सिर्फ संयोजन अभिक्रिया, और उसके साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी आपको बताया है। इसको नेक्स्ट पार्ट में हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इतना आप पढ़ के एक्सप्लेन करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं आप प्रयास करूँगा कि आपको मैं फिर से पढ़ा करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।